डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको एसिड सॉइल्स के मैनेजमेंट और रिक्लेमेशन के बारे में बताया था। इस लेक्चर में आपको मैं एसिड सल्फेट सॉइल्स के बारे में बताऊंगा। चूँकि एसिड सॉइल्स और एसिड सल्फेट सॉइल्स की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए एसिड सल्फेट सॉइल्स को अलग टॉपिक के रूप में लिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले एसिड सल्फेट सॉइल्स की परिभाषा। एसिड सल्फेट सॉइल्स कौन सी होती हैं? तो एसिड सल्फेट सॉइल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉइल्स, सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दैट आर फॉर्म्ड अंडर वाटरलॉग्ड कंडीशंस। तो एसिड सल्फेट सॉइल्स की क्या परिभाषा होगी? वे प्रकृति में पाई जाने वाली मृदाएं, अवसाद या ऑर्गेनिक रेजिड्यूज होते हैं जो कि जलमग्न अवस्था में होती हैं। तो इसमें तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है एसिड सल्फेट सॉइल्स में। ये सॉइल हो सकती है, अवसाद हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स हो सकते हैं और वाटरलॉग्ड कंडीशंस के लिए असेंशियल है। तो ये वाटरलॉग्ड कंडीशन में एसिड सॉइल्स की जरूरी नहीं वाटरलॉग्ड कंडीशन में हो। एसिड सॉइल्स तो नॉर्मली जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर पीएच बहुत कम हो जाती है और एसिड सॉइल्स डेवलप हो जाती हैं। रेनफॉल के अलावा और भी दूसरे कारण आपको बताए थे। एसिड पेरेंट रॉक है, उसकी वजह से भी एसिड सॉइल्स बन सकती हैं। एसिडिक फर्टिलाइजर्स का लगातार प्रयोग करने से भी एसिड सॉइल्स बनती हैं। ऑर्गेनिक मैटर से भी एसिड रिलीज होते हैं, उससे भी एसिडिक सॉइल बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एसिडिक सॉइल्स बनती हैं। परंतु यहाँ जो एसिड सल्फेट सॉइल्स हैं ये बिल्कुल अलग हैं। ये नेचुरली अकरिंग सॉइल्स भी हो सकती हैं या सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक रेजिड्यूज भी हो सकते हैं, जिसको पीट बोलते हैं हम। पीट ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं। तो ये सबमर्ज्ड कंडीशन में होती हैं, जहाँ पानी में डूबी हुई रहती हैं। ये वाटर लॉग्ड कंडीशन होती है यहाँ पर। तो ये परिभाषा है एसिड सल्फेट सॉइल्स की कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे मृदाएं या सेडिमेंट्स या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स जो कि जलमग्न अवस्था में रहते हैं उनको एसिड सल्फेट सॉइल्स कहते हैं। अब ये जो एसिड सल्फेट सॉइल है इसमें क्या होता है? ये आयरन सल्फाइड होता है और देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, यानी एसिड सॉइल्स में आयरन सल्फाइड या आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से जो उत्पाद बनते हैं वे होते हैं इसमें। तो ये विशेषता होगी इसकी, या तो आयरन सल्फाइड होगा इसमें या आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से जो उत्पाद बनते हैं वह होंगे। इसके बाद में इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट बिलो द वाटर टेबल एसिड सल्फेट सॉइल्स बिनाइन, यानी अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट कौन सी है? वाटरलॉग्ड कंडीशन है। वाटरलॉग्ड कंडीशन में अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में ये सौम्य रहती हैं, यानी इनका कोई बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं होता है। हाउएवर इफ द सॉइल्स आर ड्रेन्ड, एक्सकेवेटेड और एक्सपोज्ड टू एयर बाई ए लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, सल्फाइड्स रिएक्ट्स टू ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। यदि इनको छेड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इनका उत्खनन कर लिया या इनमें जो ड्रेनेज है ड्रेन आउट कर दिया, पानी को जो वाटरलॉग्ड कंडीशन है उसको ख़त्म कर दी, जल निकास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, वह किसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसमें डिस्टर्ब करने पर इन सॉइल्स में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फाइड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब कैसे बनती हैं ये? इसका क्या मैकेनिज्म है? किस तरह से एसिड सल्फेट सॉइल्स बनती हैं? तो इनका स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर बताता हूँ। सी वाटर इनंडेटेड द लैंड,
सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे हैं। तो समुद्र में जब भी कोई ज्वार भाटा आता है या जब भी समुद्र में बाढ़ आती है, ज़्यादा लहरें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समुद्र का पानी है वह पास के जो कोस्टल एरिया हैं, जो ज़मीन है, उसमें जल का बढ़ाव हो जाता है। समुद्र का पानी ज़मीन में चला जाता है, जल का बढ़ाव हो जाता है। सल्फेट इन सी वाटर मिक्स्ड विथ लैंड सेडिमेंट्स कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर। ज़मीन में आपको मालूम है आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, फेरस ऑक्साइड भी होता है, फेरिक ऑक्साइड भी होता है, तो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो इसके साथ में समुद्र के पानी में सल्फेट्स होते हैं। तो ये सल्फेट्स हैं, ये समुद्र के पानी के सल्फेट्स हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर के साथ और आयरन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। अंडर दीज अनेरोबिक कंडीशंस बैक्टीरिया ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन थ्रू रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयंस इन सी और ग्राउंड वाटर प्रोड्यूसिंग H2S। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब सल्फेट हो गए, वहाँ पर आयरन के ऑक्साइड्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया और पानी का बढ़ाव हो गया। पानी का बढ़ाव का मतलब क्या हुआ कि वहाँ अवायवीय स्थिति हो गई, एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो गई। और एनारोबिक कंडीशंस में वो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? डीसल्फोवाइब्रो डीसल्फ्यूरिकेंस। बैक्टीरिया का नाम है डीसल्फोवाइब्रो डीसल्फ्यूरिकेंस। तो ये बैक्टीरिया है, ये रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन के लिए आपको मालूम है भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये ऑक्सीजन तो एनारोबिक कंडीशन से ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो जो सल्फेट है समुद्र के पानी में या ग्राउंड वाटर में सल्फेट है, उनसे, उनके रिडक्शन से ये ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और ये रेस्पिरेशन करता है। तो जो भी सल्फेट थी उसकी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के काम में ले ली, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। वहाँ पर क्या बनता है प्रोडक्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये जो H2S है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध है, ये सड़े हुए अंडे की तरह से इसकी गंध आती है। H2S reacts with dissolved ferrous iron forming highly reactive crystals of iron sulfide। तो इस तरह से इसमें पाइराइट बन जाता है। जो ये H2S है ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और फेरस सल्फाइड बन जाता है। फेरस सल्फाइड FeS2, पाइराइट क्या है? FeS2, फेरस सल्फाइड। तो इस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि इन सॉइल्स में फेरस सल्फाइड होते हैं, पाइराइट होता है। तो इस तरह से इनमें पाइराइट बन जाता है। सल्फेट सॉइल में है, समुद्र के पानी में है, उसके बाद में आयरन के ऑक्साइड्स हैं वह सॉइल में है, ऑर्गेनिक मैटर है ये सॉइल में है। तो ये आपस में रिएक्शन करके अल्टीमेटली हाईली रिएक्टिव क्रिस्टल्स बना देते हैं। किसके हाईली रिएक्टिव क्रिस्टल बना देते हैं? पाइराइट के, फेरस सल्फाइड के। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स कंटेन हायर पाइराइट्स देन टेम्परेट क्लाइमेट। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, शीतोष्ण जलवायु होती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में तापमान ज़्यादा होता है, शीतोष्ण जलवायु में तापमान कम होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन होती है। तो इसलिए जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स हैं उसमें आयरन सल्फाइड हैं वह ज़्यादा बनते हैं। जो टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पर आयरन सल्फाइड कम बनते हैं। The pyrites are stable until exposed to air, at which point the pyrite rapidly oxidizes and produces sulfuric acid। तो जो ये पाइराइट बन गए H2S गैस, H2S के और आयरन के ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से हाईली रिएक्टिव
पाइराइट्स बन गए, ये स्टेबल हैं, स्थायी हैं, ये पड़े रहते हैं, बहुत समय तक पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, ऑक्सीकरण की स्थिति शुरू हो गई, तो फिर इनमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। तो ऐसी सॉइल्स में जैसे ही जल निकास करते हैं, ड्रेनेज कंडीशन से जल निकास करते हैं, जल निकास, तो इन सॉइल्स में जैसे ही जल निकास किया जाता है, वैसे ही फिर क्या है कि इनमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है तो इनको फिर क्या बोलते हैं, कैट क्लेज। इनका दूसरा नाम क्या है, अल्सो कॉल्ड कैट क्लेज। जो ये आयरन पाइराइट जिन सॉइल्स में होता है उनको कैट क्लेज भी बोलते हैं। तो एसिड सल्फेट सॉइल्स का दूसरा नाम क्या है, कैट क्लेज। और ये जो है हाईली एसिडिक बन जाती है, इनकी पीएच 4.0 से भी कम हो जाती है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, क्या रिएक्शन होती है, ये इसमें आपको दर्शाई है कि आयरन पाइराइट है, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है वाटर के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हाईली एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, एल्युमिनियम है, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनके साथ साथ हैवी मेटल्स हैं, जैसे आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो हैवी मेटल्स हैं, आपको मालूम है, एक टॉक्सिक हैं, प्लांट्स के लिए हैवी मेटल्स टॉक्सिक हैं, और प्लांट्स के लिए ही नहीं, एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं, जो जलीय जीव हैं, चूंकि ये समुद्र के किनारे ये होती हैं, तो जलीय जीवों पर भी ये विपरीत असर पड़ता है हैवी मेटल्स का। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तो बनता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत कम पीएच होने की वजह से इसमें आयरन की, एल्युमिनियम की, मैंगनीज की, आर्सेनिक की, इनकी सोलबिलिटी और अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वह पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। जलीय जीव जैसे मछली है या जो भी जलीय जीव हैं जितने भी हैं, उन सब के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। और इनका ये यहाँ तक सीमित नहीं, इनका प्रभाव यदि ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं तो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो एसिड सल्फेट सॉइल्स बढ़ती हैं और इनका पौधों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बहुत कम पीएच होने की वजह से भी, और टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें लिबरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, उनकी वजह से भी। अब इनका वितरण, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे संसार में जो कोस्टल रीजन्स हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये एसिड सल्फेट सॉइल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नदियाँ हैं समुद्र में गिरती हैं, और वहाँ पर नदी का मुहाना है, जहाँ पर समुद्र का पानी भी ज्वार भाटे की वजह से आ जाता है, नदी का पानी भी रहता है, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर भी इस तरह की बन जाती हैं। जैसे अपन भारत की बात करें तो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, है, तो वहाँ पर भी एसिड सल्फेट सॉइल्स पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से कोस्टल एरियाज में ये पाई जाती हैं। नदी के मुहानों पर भी, जहाँ समुद्र में गिरती हैं नदियाँ, वहाँ पर भी पाई जाती हैं। तो जो केरला है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, हमारे देश में इन राज्यों में ये समुद्र के किनारों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब दो शब्द हैं इसमें एसिड सल्फेट सॉइल्स में, एक तो पास है और एक आस है। पास मतलब PASS, पास का मतलब क्या हो, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। P का मतलब पोटेंशियल, A का मतलब एसिड, S का मतलब सल्फेट और S का मतलब सॉइल्स। तो एक तो होगी पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स, और दूसरा मैंने आपको बताया था आस।
एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स। तो क्या होती हैं ये पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स क्या होती हैं और एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स क्या होती हैं? तो इसकी डेफिनेशन है एसिड सल्फेट सॉइल्स दैट हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। यानी वह एसिड सल्फेट सॉइल्स जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है उनको पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स कहते हैं। इनकी खुदाई नहीं की गई है, इनका ड्रेनेज नहीं किया गया है, जल निकास नहीं किया गया है, एज सच वाटरलॉग्ड कंडीशन में पड़ी रहती हैं, तो उनको बोलते हैं पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। वे एसिड सल्फेट सॉइल्स जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिनका जल निकास नहीं किया गया है, जिनको खोदा नहीं गया है, एज सच हैं, जैसी हैं वैसी हैं, तो इनको पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स कहते हैं। अब इन सॉइल्स में क्या है कि आयरन सल्फाइड रहता है, पायराइट रहता है और इनमें एसिड पैदा करने की क्षमता रहती है। एसिड नहीं रहता है, एसिड पैदा करने की क्षमता रहती है, इसलिए इनको पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स बोलते हैं। दीज सॉइल्स हैव पोटेंशियल टू जनरेट एसिड, टू जनरेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है दे हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड इफ ड्रेन्ड और एक्सकेवेटेड। यदि इनमें जल निकास किया जाए या इनको खोदा जाए तो इसमें एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये होगी पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। अब दूसरी होगी एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स। तो एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स क्या होती हैं? एसिड सल्फेट सॉइल्स दैट हैव बीन डिस्टर्ब्ड आर कॉल्ड एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स। यानी जिन एसिड सल्फेट सॉइल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है उनको एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स कहते हैं। एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, उसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है। जो आयरन सल्फाइड हो जाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो एक्चुअल में तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स में रहता है, इसलिए इनको एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स बोलते हैं। दे हैव ऑलरेडी अंडरगॉन ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसिड रिजल्टिंग पीएच इज लेस देन 4.0। तो इन सॉइल्स की पीएच है ये 4.0 से कम होती है। जो पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स होती हैं इनकी 4.0 से ऊपर होती है, इनकी ज़्यादा पीएच होती है, और एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स की पीएच बहुत कम होती है। और इसमें रेड और येलो मोटलिंग, चूँकि ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसमें आयरन के ऑक्साइड्स रहते हैं, तो आयरन के ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो रेड और येलो मोटलिंग हो जाती है। तो एसिड सल्फेट सॉइल्स बहुत सारे कलर्स में मिलती हैं, ब्राउन कलर में भी मिलती हैं, ये रेड कलर में भी मिलती हैं, पिंक कलर में भी मिलती हैं, ग्रीनिश कलर में भी मिलती हैं। तो मोटलिंग हो जाती है इन सॉइल्स में। तो ज़्यादातर क्या है कि रेड और ब्राउन कलर्स में ज़्यादा ये एसिड सॉइल्स मिलती हैं। अब इनका प्रबंध कैसे कर सकते हैं? तो इनके गुण धर्मों से आपने आपको मालूम चल गया कि दो तरह की होती हैं, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स और एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स। तो इन्हीं के गुण धर्मों के आधार पर ही फिर इनका प्रबंधन करते हैं। तो जो पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स होते हैं जिनको कैटक्लेज बोलते हैं, कैटक्लेज सही मायने में पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स को बोलते हैं, आर ऑफन नॉट कल्टिवेटेड। इनको जनरली इन पर खेती नहीं की जाती, इन पर खेती, और यदि खेती करते भी हैं तो पेडी का कल्टीवेशन करते हैं। क्योंकि पेडी में पानी भरा रखते हैं, रिड्यूस्ड कंडीशन होती है पेडी के कल्टीवेशन में, तो इसलिए पेडी कल्टीवेशन में इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है और पेडी इसमें ग्रो कर जाता है। पीएच भी इसमें ज़्यादा होती है, बहुत कम नहीं होती है। जैसे एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स में तो पीएच 4 से कम होती है, इसमें 4 से ज़्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली पीएच ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसमें पेडी का कल्टीवेशन किया जा सकता है, क्योंकि
हमेशा पेडी को वाटरलॉक्ड कंडीशन में रखा जाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो यदि कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें राइस का कल्टीवेशन करते हैं जिससे कि ऑक्सीकरण नहीं हो। ऑक्सीकरण होते ही तो इसमें एसिड बन जाएंगे और एसिड बनते ही बहुत कम पीएच हो जाएगी जहाँ पर राइस हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। सबसरफेस ड्रेनेज ऑफ दीज सॉइल्स इज नॉर्मली नॉट एडवाइजेबल। इनमें जो अवमृदा का जल निकास नहीं किया जाता है, अवमृदा में जल निकास नहीं किया जाता है, क्योंकि जल निकास जैसे ही कर देंगे वैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, एसिड लिबरेट हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें बन जाएंगे। तो इसलिए सबसरफेस ड्रेनेज इसमें एडवाइजेबल नहीं है। सरफेस ड्रेनेज में हेल्पफुल टू रिमूव द एसिड एंड टॉक्सिक केमिकल्स ड्यूरिंग रेनी पीरियड। सरफेस ड्रेनेज कर देते हैं। सरफेस ड्रेनेज में भी जो बरसात के समय है, रेनी सीजन में चूंकि बरसात होती रहती है तो उस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे सरफेस से, दूसरा पानी वापस सरफेस पर आ जाएगा बरसात का। इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पर, क्योंकि वेट कंडीशंस रहेंगी, गीला रहेगा हमेशा, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, पानी का बहाव रहेगा। और जो सरफेस ड्रेनेज से जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं और एसिड्स हैं जो सरफेस के ऊपर हैं वो ड्रेन आउट होके बाहर चले जाएंगे खेत से। तो इसलिए इनमें सरफेस ड्रेनेज ही एडवाइज किया जाता है, सब सरफेस ड्रेनेज कभी भी इसमें एडवाइज नहीं किया जाता है। और लॉन्ग रन में भी इन मृदाओं को सुधारने के लिए सरफेस ड्रेनेज ही किया जाता है। फिर ऐसी मृदाओं में लाइमिंग भी किया जाता है, एसिड सॉइल्स में भी लाइमिंग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कैल्साइट है, डोलोमाइट है, बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, तो इनको लाइमिंग मटेरियल से इसमें डाल देते हैं, जो इससे पीएच है उसकी बढ़ जाती है। कैल्शियम सिलिकेट काम में सिलिका भी एल्यूमिनियम के एडवर्स इफेक्ट को कम करती है, क्योंकि इन सॉइल्स में एल्यूमिनियम भी बहुत बन जाता है, तो इसलिए कैल्शियम सिलिकेट इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। कैल्शियम भी की कमी की भी पूर्ति करता है और सिलिका की कमी की भी पूर्ति करता है। और सिलिका है आयरन के, एल्यूमिनियम के और मैंगनीज के एडवर्स इफेक्ट को कम कर देता है, तो कैल्शियम सिलिकेट भी डाल सकते हैं। रॉक फॉस्फेट फास्फोरस के लिए बहुत बढ़िया सोर्स है, क्योंकि फास्फोरस की सोलबिलिटी इजीली हो जाती है, रॉक फॉस्फेट की सोलबिलिटी, रॉक फॉस्फेट सस्ता भी है, एसिड कंडीशंस में ये घुलनशील हो जाता है और फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और मैग्नीशियम लाइम है, मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है इसमें, मैग्नीशियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, तो ये कमी पूर्ति इनसे, लाइमिंग मटेरियल से, रॉक फॉस्फेट से और जो ग्राउंड मैग्नीशियम लाइम है इससे इसकी कमी पूर्ति हो सकती है। इसलिए इस तरह से इनका मैनेजमेंट करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं। धन्यवाद।